नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवगुरु टॉक शो और आज मैं बात करूंगा चिकित्सा का। चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी महत्वपूर्ण भी है और काफी चुनौतीपूर्ण पेशा है। इसमें जीवन और मृत्यु की जिम्मेवारी भरा निर्णय लेने का अवसर मिलता है। साथ में ये नेक और पुरस्कृत करने वाले व्यवसायी भी माना जाता है। हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत है जो कि इस क्षेत्र से एक लंबा अनुभव रखते हैं और हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत को मैं आमंत्रित करता हूं जो कि फार्मासिस्ट विभाग से एक लंबा अनुभव रखे हुए हैं। ये निर्वाचित सदस्य हैं और साथ में ये अखिल भारतीय फार्मेसी में प्रवक्ता हैं। साथ में ये प्रबंधक हैं आदर्श ट्रामा सेंटर और हॉस्पिटल के। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर मनीष कुमार उर्फ पिंटू यादव जी। आपका नवगुरु टॉक शो में स्वागत है। नमस्कार और मनीष जी। जी मैं आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं जो ये चैनल देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच पर बुलाया जी और बोलने का मौका दिया। जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और कीमती समय से समय निकालकर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जैसा कि मैं जान रहा हूं कि एक लंबा अनुभव आपका रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। आखिर चिकित्सा के क्षेत्र में आने के लिए आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसे आपने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा? मैंने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा क्योंकि मेरे पिताजी भी एक फार्मासिस्ट थे जो अब रिटायर कर चुके हैं, सरकारी अस्पताल में थे। उनका भी लंबा अनुभव रहा है और गांव से ही हम लोग का पालन पोषण हुआ है। उस समय मैं उनको देखता था कि वो अपना ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए, सेवा देने के लिए जो भी है वो आते जाते थे। उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि इसी क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। जरूर। और आप पिताजी को देखकर आप प्रेरणा स्रोत मानते हुए आप इस क्षेत्र में आए। बहुत सारे अनुभवों को आपने प्राप्त किया होगा और आप देखते होंगे कि मरीज आज जब आता है तो डॉक्टर से पहले दिखाता है, फिर जांच कराता है। इसमें ही उसको एक अच्छा खर्च हो जाता है। लेकिन जब वो दवाइयां लेने आता है तो फिर दवाइयां भी महंगी होती जा रही है। इसके पीछे का क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, समय के हिसाब से तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। दवा जो भी बनती है, मॉलिक्यूल वगैरह जो लगते हैं, लेकिन उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार का टैक्स भी होता है। और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो महंगी होती जा रही थी, उस पर केंद्र सरकार ने एक लगाम लगाने की कोशिश की है। कंपनी अपने मनमाने रेट से दाम तय कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक नियम लगाया गया कि फलाने दवाई का आप इतना, इससे ज़्यादा आप प्राइस नहीं रख सकते हैं। अच्छा। इस कारण से लोगों को कुछ सहूलियत भी हुई है, उससे ज़्यादा रेट नहीं रख सकते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो जीवन रक्षक कहलाती है, और चाहे वो कैंसर की दवाइयां हों, चाहे बहुत ऐसी दवाइयां हैं जो आप बेहतर ढंग से आप बता सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी होती है। तो इसके लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है? सरकार तो कदम उठा रही है। जो उनके नज़र में है, सरकार के नज़र में जो है, वो दवा की कीमत तय करते हैं मॉलिक्यूल के हिसाब से, लागत के हिसाब से। उसके बाद जो भी खर्च के मुताबिक उसमें तय करती है सरकार कि इससे ज़्यादा इसका कीमत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दवा जो है सरकार तय की है, फिर आगे भी ध्यान होगा। जी, यानी राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है? राज्य सरकार का भी टैक्स लगता है, लेकिन प्रथम जो होता है वो केंद्र सरकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से ये सब होता है। अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ ऐसी दवाइयां जो कि जीवन रक्षक और सबके लिए जरूरी है, उस पर सरकार का ध्यान जाए और वो कम कीमत में मिले और सुविधाजनक रूप से मिले। क्योंकि फैक्ट्री में भी दवा कंपनी होती है, उसमें लोग काम करते हैं, उनका भी लागत होता है, उनको भी कुछ फायदा चाहिए होता है। तो एक मानक उसका रेट तय कर, दाम तय कर सरकार अपने हिसाब से अब
उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, कोई कोई दवाइयों में हमने सुना है कि लगभग 40% 50% मार्जिन होता है एक दवाई दुकानदार के लिए, क्या ये सही है? वही तो हम बता रहे हैं, जिस जिस चीज पर नजर जा रही है सरकार को। हम्म, कंपनी का तो मनमाना रेट होता था, अभी भी कुछ दवाइयां हैं जिस पर सरकार नहीं तय की है तो मनमाना रेट से जो है सो मिलता है, लेकिन सरकार की नज़र है, पैनी नज़र है, और वो उस दवा की कीमत तय करती है। चलिए, बहुत अच्छा है। और आप एक लंबे समय से हॉस्पिटल का प्रबंधन करते आ रहे हैं और उस प्रबंधन में कई समस्याएं आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मरीज असंतुष्ट हुआ हो और एक विवाद का रूप ले लिया हो और फिर आप उस विवाद को सुलझाए हों? देखिए, अक्सर क्या होता है कि मरीज जो है सो ग्रामीण इलाके से आते हैं जी। स्थिति जब भयावह हो जाती है तो वो शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। चूंकि गांव में चिकित्सा व्यवस्था की कमी है, इस कारण से लोग, और प्लस गरीबी भी यहाँ समस्या है, तो लोग अपना गांव में छोटा मोटा इलाज करा लेते हैं। जब स्थिति भयावह होती है तो आगे जाते हैं। उसमें होता है क्या कि हर किसी को उम्मीद रहता है कि मेरा मरीज है ये ठीक होके ही जाए, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है जी। लेकिन डॉक्टर का प्रयास हमेशा रहता है कि जो मेरे पास आए उसको हम ठीक करके भेजें। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज गड़बड़ भी हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, उस समय मरीज का थोड़ा सा आक्रोश रहता है, लेकिन उसको समझा बुझा के अपना जो है। अच्छा, तो कभी आपने ऐसा समस्या चाहे ऐसा विवाद को आपने देखा है या सुलझाया है कभी आपने? देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई सामान खो गया तो आक्रोश में आप रहेंगे। उस समय किसी से लिबरली बात करना, किसी बात को, अपने बात को उसको समझाना, ये बहुत थोड़ा सा टफ काम होता है, लेकिन समझाने में आप अगर आप अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि जिसका कोई परिवार का आदमी चला जाता है वो तो आक्रोश में रहेगा ही। उस समय आप ही आक्रोश में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप प्रशासनिक भी सहायता लेनी पड़ती होगी? वो तो कभी कभी वो होता है, लेकिन फिर भी जो है सो डॉक्टर लोग कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे यहाँ मरीज गड़बड़ाए या उसको कोई दिक्कत हो, लेकिन होता है, आक्रोश में रहते हैं परिजन। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये काफी चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है और पेशा माना जाता है। सभी को उम्मीद रहता है कि मेरे जो मरीज हैं वो ठीक होके ही जाएं, लेकिन सबके साथ तो ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, कोई गरीब मरीज ऐसा आ जाए जो कि वो अपना पूरा पैसा पे नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप लोग क्या उसके साथ व्यवहार करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग के यहाँ गरीब मरीज भी आता है तो हम लोग खर्च हो नहीं भी हो तो अपना भी लगा के कुछ मरीज को अपना सहूलियत हम लोग प्रदान करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये नेक कार्य होते रहना चाहिए। और मरीज आज सुविधाएं सरकार की भी हैं, सरकारी अस्पतालें भी हैं, लेकिन वहां नहीं जाकर कहीं ना कहीं आप पर विश्वास और भरोसा होगा तभी वो आते हैं, और तब अगर उनको ऐसी सहूलियत मिल जाए तो बहुत ये पुण्य का कार्य होगा। एक बार क्या हुआ कि एक हमारे करीबी हैं, बहुत आप लोग भी जानते होंगे, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बहुत गरीब आदमी है, इसके पास पैसे की कमी है, इलाज कराना जरूरी है, ऑपरेशन करना था। तो हमने कहा कि आइए मैं करा देता हूँ। ठीक है। आए, डॉक्टर से दिखा के जांच वगैरह सब फ्री में हो गया उनका। 2-3 दिन के बाद मैंने उनको फ़ोन किया कि क्या हुआ ऑपरेशन का, बोले पूछ के बताते हैं। फिर हमको फ़ोन किए बाद में, मरीज बोल रहा है कि फ्री में ऑपरेशन करेंगे, कहीं किडनी निकाल लेंगे तो क्या होगा। ऐसा भी उनको डर हो गया कि फ्री में क्यों करना चाह रहा है, और फ्री में करे कोई हमारा किडनी भी निकाल सकता है। होता है, कभी सबका सोच अपना अपना सबका निर्भर करता है। चलिए तो इसमें भी समस्या आती है कि अगर फ्री में हम इलाज कर रहे हैं तो उनके मन में शंका आती है कि कोई ऐसा, आप अपने तरफ से कितना संतुष्ट कर पाते हैं। जी, तो ये चीज है। अच्छा, मुझे उस बारे में बताइए कि कभी आप अपने क्षमता से ज्यादा, जो आपका कार्य है उससे ज्यादा कोई कार्य किया हो और प्रबंधन में आप अलग मतलब अपना ऊर्जा लगाए हो, चाहे अपना काम किए हो? एक्चुअली होता क्या है कि मैन पावर का काम है, डॉक्टर का काम है
इलाज करना, ड्रेसर का काम है, ओटी असिस्टेंट का काम है, सबका अलग अलग काम बांटा हुआ है। उसी में साफ सफाई, ये सब मैन पावर अलग अलग होते हैं। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, जैसे स्वीपर ही नहीं आया, गंदा है, तो उस समय थोड़ा सा झाड़ू लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ऐसा साफ भी सफाई काम तो करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा कभी उसके अलावा क्या है, कभी मैंने डॉक्टर ने लेट हो रहे हैं, मरीज मतलब बहुत करा रहा है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर तो रहते ही हैं, डॉक्टर लेट कहाँ होंगे, डॉक्टर का तो ओ, ड्यूटी हमेशा हमेशा रहना अवेलेबल है। है। वो तो कभी ऐसा बिना होता डॉक्टर का तो कोई इलाज कर नहीं सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कभी ऐसा हुआ कि स्ट्रेचर उठाना है तो खुद से उठा लिए। अच्छा, और मान लीजिए तत्काल जो है सो जैसे हमारे क्षमता से ज्यादा मरीज हो गया और वैसे स्थिति में आपकी जरूरत पड़ जाए, तो आप ऐसा क्या उसको सहूलियत या उसका इलाज में मैन पावर बढ़ाते हैं। जी। कई ऐसी घटना हुई है जिसमें एकाएक कोई दुर्घटना हुआ, 8-10 मरीज एक साथ, करंट लग गया या ब्लास्ट हो गया फैक्ट्री में, उस समय अस्त व्यस्त तरीका हो जाता है जी। तो हम लोग से एकाएक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, पता चला कि एम्बुलेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस समय हम लोग खुद अपना एम्बुलेंस वगैरह सारा चीज़ भेज के अपना जो होता है सहयोग के रूप में सहयोग करते हैं हम लोग। तो उसमें मैन पावर बढ़ाने के लिए कभी कभी अपने मित्रों, चाहे जो साथ में है, चाहे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उन सबको लगा देते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में और इस तरीके से अपना आगे आना और उसके लिए काम करना, ये बहुत ही एक नेक कार्य है। और इसको देखिए, मेडिकल का क्षेत्र है, 24 घंटा कॉन्शस रहना पड़ता है। कुछ ऐसे मेरे स्टाफ हैं जो अगल बगल में डेरा लेके रहते हैं और ड्यूटी करके गए, आराम कर रहे हैं, उस समय जब जरूरत पड़ी तो उनको उठा के भी थोड़ा सा मदद लिया जा सकता है जी। किसी की अगर जान बच जाए तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर जब हम कोई इलाज के लिए जाते हैं तो वो अगर हमारे में कोई विटामिन की कमी है तो वो ये नहीं बताते कि खाने का जो स्रोत है उससे आप वो विटामिन ले लीजिए, बल्कि वो दवाइयाँ और सप्लीमेंट लिखते हैं। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जैसे खाने का स्रोत तो बताते ही हैं, लेकिन अत्यधिक जब कमी हो जाती है अच्छा, तो खाने के स्रोत से पूरा नहीं हो सकता है। अच्छा, उसके लिए अतिरिक्त विटामिन, कैल्शियम, आयरन जी, ये सब देना पड़ता है। वो तो खाने के लिए तो बताते ही हैं। तो मतलब आप लोग सलाह देते हैं कि अगर विटामिन सी की कमी है तो ये चीज खाइए, ये चीज खाइए, अगर उससे नहीं पूरा हुआ तब ये गोली और सप्लीमेंट लीजिए। बिल्कुल। लेकिन हमने साथ में अक्सर देखा है डॉक्टर के पास जो आता है, एक्चुअली जो लोग बीमार होते हैं उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उसके लिए अलग से सप्लीमेंट देना पड़ता है मजबूत करने के लिए। बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए सप्लीमेंट अलग से देना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि आप अपने हॉस्पिटल में ये लागू रखे हैं कि सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं बल्कि खाने के चीजों पर भी आप उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्रोत है जो हमें खाने के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि उनको लगता है कि अगर कोई चीज कमी है तो सिर्फ दवाइयों से ही पूरा। जैसे कोई औरत गर्भवती है जी, तो दूध पीने का तो सलाह देंगे ही जी, साथ में कैल्शियम का गोली चलेगा। उनको आयरन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। तो हम उनको ये ये भी कहते हैं कि रोज केला खाइए। वो तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अतिरिक्त जब जरूरत होती है तो वो देना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि आजकल अक्सर देख रहे हैं कि हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है डिलीवरी के समय, तो वो सब पहले से दे के रखते हैं कि ताकि डिलीवरी के समय कोई दिक्कत नहीं हो। जी। और आपने हाल फिलहाल में डॉक्टरेट की डिग्री ली और बाद में मालूम चला मीडिया के माध्यम से कि बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डॉक्टरेट की डिग्री को बेचती भी है, तो आपकी डिग्री कैसी है? वो सब्जेक्ट वाइज होती है। जी, तो आप किस क्षेत्र में डॉक्टरेट?
किसी सब्जेक्ट में आप डॉक्टरेट कर रहे हैं हम्म। तो उसके लिए आपको थीसिस वगैरह सारा पढ़ाई करना पड़ेगा। अच्छा और एक होता है सम्मान के रूप में डॉक्टरेट जो दिया जाता जी। है, वो किसी क्षेत्र में आप अच्छा काम किए हैं, लंबा अनुभव रहा है, तो उसके लिए खुद कोई संस्था है वो बुला के आपको सम्मान देती है, वो सम्मान हुआ। हम्म। तो ये आपने माने ये सम्मान वाला ही है? सम्मान वाला है मेरा। हाँ हाँ। हम एम फार्म है, फार्मास्यूटिक्स से, हम्म। मगध यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। जी। और ये सम्मान के रूप में हमको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। अच्छा, तो ये समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, जी। इस कारण से मेरा प्रोफाइल देख के उन्होंने खुद मतलब पहल किया कि आपने वहाँ पे उस लायक हैं, आप उस लायक हैं तो आपको दिया जाता है। बहुत सारे लोग लिए हैं खेल के क्षेत्र में हम्म, या किसी भी क्षेत्र में जो ले देता है। चलिए, एक बहुत सम्मान हुआ है, एक सम्मान हुआ। और जाहिर है अगर हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसमें हम और बेहतर, सम्मान अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, एनर्जी मिलती है, काम करने की ऊर्जा हाँ, बढ़ती है। बिल्कुल। और मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी ऐसा बेच रहा है और उसको हम जाके खरीद रहे हैं, तो हमको लगता है वो खरीदा हुआ सम्मान हुआ। बिल्कुल। और वो लेकर भी आप क्या करिएगा जब अगर समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है। और अगर आपके काम की सराहना करके तब कोई यूनिवर्सिटी आपको दे रही है तो उसका मायने होता है। उसका एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है हम लोगों में, जी। पॉजिटिव थिंकिंग होता है और ज़्यादा ऊर्जा से काम करते हैं। जी। ये सम्मान आपको कहाँ मिला? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुला के, आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल है जी, वहीं पर हमको ये सम्मान दिया गया था। वाह। और ये कोई डिग्री नहीं हुआ, एक तरह से सम्मान हुआ। सम्मान। और बहुत अच्छा लगा आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ निजी तौर पर कि आप एक लंबा समय चिकित्सा के क्षेत्र में आपने दिया है और साथ ही आप समाज की सेवा में भी लगे हुए रहते हैं। मैंने कई ऐसे कार्यक्रम आपके देखे और इसके अलावे आपको देखा कि राजनीति में भी आप सक्रिय थे। जब जन अधिकार पार्टी आई थी तो आप जिला अध्यक्ष रह चुके हैं उसके, तो एक अच्छा अनुभव आपका रहा है। तो इसमें आपने डॉक्टरेट प्राप्त किया है तो हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है और एक सम्मान की बात है, और आपको भी इससे खुशी जरूर मिलती होगी। और जैसा कि हमने चिकित्सा के क्षेत्र पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने देखा कि कोई अगर डॉक्टर के पास जाते हैं या अस्पताल के पास जाते हैं, आप भी प्रबंधन करते हैं, तो वो कहा जाता है कि आप जांच जो है वहीं पे जाके करवाइए जहां पे मैं भेज रहा हूं, आप अदर जगह का नहीं करवाइएगा, नहीं तो मैं उसको मानूंगा ही नहीं। तो आप उसी जगह से करवा कर आइए। क्या इसके पीछे कोई मतलब कमीशन का खेल होता है क्या? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। जैसे हमारे हाजीपुर में ही बहुत सारे लैब हैं जो उचित जांच करते हैं और जो रिलायबल जांच करेंगे, जो प्रतिष्ठित होंगे जी, वो अपना रेट भी उसी अनुसार से तय रखेंगे। और ये बात स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी है, सब चीज़ जानकारी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वहीं से होता है। तो बहुत अच्छे लैब हैं हाजीपुर में, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, वो लोग रेट भी अपना तय करके रखते हैं। अब बहुत सारे चोरी छुपे करते हैं, उनका तो कुछ बात है नहीं, जांच किए नहीं किए पता नहीं चला। लेकिन जो रिलायबल हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, उनके यहाँ जाइएगा तो आपको काम अच्छा, रिपोर्टिंग अच्छा होना चाहिए, जांच आएगा उसी अनुसार से इलाज करेंगे डॉक्टर। क्या गड़बड़ी है नहीं है, मेन जांच होगा उसके बाद पता चलेगा। तो कभी आप लोग को जांच वाले की तरफ से कमीशन का ऑफर नहीं आता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग एकदम प्रतिष्ठित जो भी शहर के हैं जी, अच्छे डॉक्टर जहाँ हैं वहीं पर हम लोग जांच का सलाह देते हैं। अच्छा जांच रिपोर्ट। आप कभी ऐसा नहीं कहते कि इस जांच घर में ही आप जाके जांच करवाइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माने कहीं से भी वो जांच करा के लाते हैं, अगर वो, लेकिन अच्छे जगह से करा के लाइएगा जी, जो रिपोर्ट सही रहे, इलाज करने में सहूलियत होगी। तो आप उसको मानते हैं, चाहे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं? बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है।
और लेकिन बहुत ऐसे लेकिन एक अंदाज तो हो जाता है डॉक्टर को ना कि क्या बीमारी हो सकता है। हम्म, रिपोर्ट एक कंफर्मेशन होता है कि उस अनुसार से दवा चलेगी, लेकिन डॉक्टर को तो मालूम हो जाता है क्या बीमारी हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें नहीं पता चलता है, तो जांच अच्छे ढंग से मिलेगा तो इलाज भी अच्छा, होगा। ये जहां भी कमीशन का जो खेल चलता है, आप नहीं करते हैं, लेकिन जहां चलता है उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी आता है ग्रामीण क्षेत्र से, हमारे गरीब लोग रहते हैं, वो गांव में नहीं उनका ठीक हो पाता है तो शहर में आते हैं। हम चाहते हैं कि उनको मदद कीजिए, जहां तक हो सके सहूलियत दीजिए, और पेशा के तौर पर नहीं, एक समाज सेवा के तौर पर आप हम्म, इसको इस्तेमाल कीजिए। जी ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र कोई पेशा नहीं है, ये एक समाज सेवा का क्षेत्र है। जी इसलिए मैंने शुरू से ही चिकित्सा क्षेत्र को चुना है, जी क्योंकि इस माध्यम से भी हम एक अच्छे समाज सेवी और अपना समाज में प्रतिष्ठा बना सकते हैं। प्रतिष्ठा को उजारिए नहीं, प्रतिष्ठा बना के चलिए। यानी आप प्रयास ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लाभ पहुंचा सके, चाहे उनको सेवा भावना से हम कार्य करें और उनको हम अच्छा और स्वस्थ बना। समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में बना रहना जरूरी है। बिल्कुल, वो अपने कर्मों से ही आप जाने जाइएगा। जी, चलिए, बहुत खुशी होती है कि एक अच्छा समाज में काम कर रहे हैं आप और सेवा भावना से गरीबों की अच्छा माध्यम भी है चिकित्सा क्षेत्र, एक अच्छा माध्यम भी है समाज सेवा का। जी, अच्छी बात, प्रतिष्ठा मिलती है। जी। अब हम बात करना चाहेंगे थोड़ा राजनीति पर, ठीक है? आप पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी के काफी करीबी माने जाते हैं। जब भी वो वैशाली आते हैं तो आप जरूर वहां उपस्थित होते हैं, लेकिन हम देखते हैं किसी पीड़ित परिवार से वो मिलते हैं तो वो आर्थिक सहायता करते हैं। क्या वो आर्थिक सहायता की राशि चंदा की होती है या उनकी निजी होती है? और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा हो कि आपको चंदा देना होगा क्योंकि इनको आर्थिक मदद करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और उनसे मेरा निजी पारिवारिक संबंध भी है जी, बहुत पुराना, और उनको मैं आदर्श मानता हूँ, क्योंकि जहाँ भी जरूरत पड़ती है जी, वो सहयोग हर उस परिवार में किए हैं। वैशाली जिला का ही लीजिए, बिहार भारत की तो बात छोड़ दीजिए, और हर जगह पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास जी, और आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं, जहाँ तक जो उनसे संभव बन पाता है वो करते हैं। और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती चंदा किसी से लिया जाता है, न हमको कभी जबरदस्ती किया गया है, न किसी को जबरदस्ती किया गया है। पटना में बाढ़ है, हम लोग 11 दिन मेहनत किए, सभी लोगों को घर तक खाना पहुंचाया, उसमें हम लोग का भी योगदान था। लोग खुद खोज के आते थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे तरफ से ये है, फलाना चीज़ है, ये बंटवा दीजिएगा, मेरे तरफ से फलाना चीज़ है, खाने पीने का सामग्री जो लोगों से बन पाया जी, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग मेरा किया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और लोग खुद, जब आप अच्छा काम कीजिएगा समाज में तो लोग आपके पीछे रहेंगे। बिल्कुल, जो सक्षम लोग हैं वो आपको मदद करेंगे। जी, तो मेरा एक प्रश्न इसी से था कि क्या वो जो आर्थिक मदद करते हैं तो वो पैसे निजी होते हैं या चंदा के? तो आप मानते हैं कि वो पैसे चंदा का होता है? चंदा नहीं, जैसे आप बैठे हुए हैं जी, कोई मरीज आ गया, गरीब मरीज है, हॉस्पिटल वाले को फोन कर दिए कि कुछ कम कर दीजिए इसको। अच्छा, आप ही बैठे हुए हैं, 2 4 5 6 है तो लाइए इसको दे देते हैं गरीब आदमी। तो सब उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए जी, किसी की भी मदद करना जी आदमी का परम कर्तव्य होना चाहिए। बगल वाले के पेट में दर्द दुख रहा तो सबसे पहले हम ही जाएंगे मदद करने, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। इसलिए जो भी आता है हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ मदद कर दिया जाए, जिससे उसकी बोझ कुछ हल्की हो जाए। बिल्कुल, पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बनेगा वहाँ तक कर सकते हैं। मैंने तो कई बार देखा है कि किसी की हत्या हो गई तो
उनके परिवार से मिलने गए और उनको एक अच्छी खासी आर्थिक मदद वो करते हैं। 50,000 हो, 1 लाख हो, 25,000 हो, जो उनसे बन पड़ता है, हमने बिल्कुल। देखा है। तो ये मेरे मन में सवाल आया कि ये पैसा लाते कहाँ से, अपना से है या फिर कहीं से है? कभी सुने होंगे वो खुद कहते हैं कि मैं अपना पेमेंट तनख्वाह कभी उठाया नहीं। अच्छा। वो तनख्वाह जो है सो गरीब आदमी की मदद के लिए आज तक कभी नहीं एक बार उठाया। तो उनको सुने हैं कहते हुए कि मेरा 100 बीघा था जमीन, वो अब 10,000 बीघा। 10,000 बीघा था, हाँ, अब वो घट के आ गया है 100 बीघा। 100 बीघा पर। तो वो क्या किए तो जमीन? बोले कि अंतिम सांस तक अगर किडनी किसी को जरूरत पड़ेगा वो भी देने के लिए हम तैयार हैं। तो वो सारा जमीन बेच दिए वो। गरीब आदमी है, हम्म, जहाँ तक बन पड़ेगा चल पड़ेगा। आज तक जो भी दरवाजे पर गया खाली हाथ नहीं आया था, जो हुआ मदद सबको जहाँ तक करना हुआ किए। वाह, बहुत हम अच्छी लोग बात। भी उनसे प्रेरणा लेके जहाँ तक होता है सभी को मदद करते हैं। बिहार के मतलब पृष्ठभूमि में देखा जाए तो एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं और उनका एक अलग ही अंदाज रहता है, लोगों से मिलना, बातचीत करना, चाहे सहयोग करना। लेकिन अगर हम देखें हाल फिलहाल की घटना में कि वो एक कार्यक्रम में गए और रथ पर सवार होना था और उनको रोक दिया गया, उनको चढ़ने से रोका गया। तो ये किसी के इशारे पे हो रहा था या ऐसी क्या आपको लगती है बात जो उनको रोका गया होगा? चढ़ना कोई जरूरी नहीं था उनके लिए और चढ़ने भी नहीं गए थे। केवल राहुल गांधी जी से मिलने गए थे, मिल लिए। रथ पर चढ़ने से क्या फायदा, कोई पहचान की जरूरत थोड़ी है उनको। तो खुद पहले से अपने में पहचान है। जी रथ पर चढ़ के किसको दिखाना है। हाँ हाँ और बंद का कॉल खुद किए थे वो। हाँ। वो किसी के पीछे क्यों जाएंगे। यानी कि सबसे उनके पहले बंद का जो है आह्वान आह्वान पप्पू वही यादव किए। ही किए थे। यानी उन्हीं के नेतृत्व में वो कार्यक्रम हो रहा था और उसके बाद सभी पार्टियां आई, बीच में अपना घोषणा की। जी हम लोग का अपना अलग बंद था, सभी पार्टियां आई, सब लोग मिलजुल के बंद किए। अच्छा। आपको लगता है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है उनसे बहुत कांटे का टक्कर नहीं नहीं, चलता है? ऐसा कुछ नहीं है। उनका अलग अपना रास्ता है, इनका अलग रास्ता है। तो उनसे अच्छा संबंध है? वैसा कोई बात नहीं, सब संबंध अच्छा है। अच्छा, एक चीज हम देखना चाहेंगे कि ये काफी संघर्ष करके आए, इनको टिकट सबसे पहले तो ये जाकर राष्ट्रीय पार्टी में ज्वाइन किया, फिर ये टिकट के लिए, पूर्णिया के टिकट के लिए इन्होंने मांग किया, उनको टिकट नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि जब टिकट नहीं मिला तो इन्होंने अपने दम पर निर्दलीय चुनाव जीत कर दिखाया। लेकिन जब जीत कर आए तो वो पार्टी अपनाना भी नहीं चाह रही है। सबसे पहले तो टिकट का जरूरी नहीं था, क्योंकि जनता जब साथ है, हर गरीब गुरबा जी जिसके साथ हो उसको किसी बैनर की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप में एक अलग वो पहचान है। जी और जो मदद किए हैं उसका इनाम जनता ने दी है कि अच्छा काम करेंगे, अच्छा मेरे लिए सोचेंगे। जी। और एक होता है किसी के विचारों से प्रभावित होना, तो वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है। इस कारण कांग्रेस के साथ चल रहे हैं और लगभग सभी जगह प्रचार में जाते ही हैं। झारखंड गए, पंजाब गए, झारखंड में भी अच्छी जीत मिली। तो जो अपना मेहनत है वो कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस इनको अपनाना नहीं चाह रही है, दूरी बनाए हुए है। ऐसे इसके पीछे क्या कारण? दूरी तो अभी परसों 2-3 दिन पहले भी दिल्ली में मीटिंग हुई, उसमें भी बुलाया गया है। अच्छा, मीटिंग में गए थे। इनका डिमांड क्या है, मतलब कि बिहार का पूरा नेतृत्व हमको दे दीजिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहना है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे हम लोग। अच्छा। और एक अच्छा बिहार और भारत बनाने का सपना है। आखिर बिहार में ही अपना चाह रहे हैं कि हम राजनीतिक स्तर को बढ़ावा दें? राजनीतिक स्तर और समाज सेवा, मेन अहम मुद्दा है समाज सेवा। राजनीतिक तो पहचान बनती है, उसी के अंदर ये जो है समाज सेवा,
किसी की मदद करनी हो हम्म, तो किसी पद पे रहिएगा, उसका एक अलग वैल्यू होता है। हम्म। प्रशासनिक मदद हो, आर्थिक मदद हो, तो इस कारण से जो है सो अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता कि काफी र्यूड वो रहते हैं, र्यूड बोलते हैं, इसलिए कोई पार्टी उनको अपनाना नहीं चाहती? वो अपने मनमर्जी के खिलाफ और आम जनता, गरीब के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ वो है। हम्म, हमेशा मदद करते हैं, हम्म। करते रहेंगे। वो किसी पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे, कांग्रेस को एक छोड़कर। विचारधारा है, विचारधारा के अंदर वो काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ विचारधारा से कभी दूर नहीं होना चाहिए लोग को। जो अपना विचार है जी, चापलूसी करके वो नहीं कोई रहना पद ले लेना, अच्छा, ये तो अच्छी बात भी नहीं है। वो किसी का मतलब इस तरीके का चापलूसी, चाहे किसी तरीके का बटरिंग नहीं कर सब सकते। आदमी का अपना विचारधारा होता है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि वो काफी स्ट्रेट बोलने वाले और काफी कड़वा बोलने वाले नेता में गिनती आती है, और आपके साथ भी रहेंगे, आप गलत कीजिएगा तो बोलेंगे। क्लियर एकदम बोलेंगे। बहुत अच्छी बात। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको हाल फिलहाल में देखा कि एमएलसी चुनाव के लिए, जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव होने वाला था, उसमें आपने अपने आप को मतलब भावी प्रत्याशी घोषित किया और फिर आप बैक हो गए। आप क्या आगे जाके कोई चुनाव लड़ना चाहेंगे, या आप सिर्फ सामाजिक कार्य में ही रहेंगे? राजनीति के क्षेत्र में भी आप आना चाहेंगे सक्रिय भूमिका में? राजनीति के क्षेत्र में आने से एक पहचान मिलती है, समाज सेवा से भी पहचान मिलती है, लेकिन वो समय आएगा तो देखा जाएगा। राजनीति के क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे? वो समय आने पर बताया जाएगा, जी, लेकिन तत्काल में अभी समाज सेवा हम लोग का जो चल रहा है वही करेंगे। अच्छा, एमएलसी का प्रत्याशी घोषित करके आपने वापस क्यों लिया? वो आपस नहीं लिए थे। कोई दबाव पड़ा था क्या? नहीं, दबाव, कोई दबाव में हम लोग रहने वाले नहीं हैं। अच्छा, हमने खुद को अपना भापा, जी, अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाई थी, कम समय था, और जो समाज सेवा ही मेरे लिए ठीक है। जी। आप समाज की सेवा करने में ही अभी समय लगाएंगे? हाँ। एक लंबे चुनाव में अभी उतरने का कोई योजना नहीं? अच्छा, आप राघोपुर क्षेत्र से काफी करीब रहते हैं, और वहाँ जो क्षेत्र है पूर्व उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र कहलाता है। आप हमेशा उनको कोसते रहते हैं, और क्या उनको कभी मुख्यमंत्री बनाने की मंशा नहीं है? राघोपुर क्षेत्र मेरा घर हुआ, जी। वहाँ के हम वोटर हैं, मतदाता हैं, हम्म, और एक आम आदमी होने के अधिकार से भी आप अपने जनप्रतिनिधि से कोई सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैंने चुना है उनको। कोई भी समस्या, परेशानी, दिक्कत होगी तो मैं जनप्रतिनिधि को खोजूंगा। अपने से होने वाला काम रहेगा वो तो लोग कर लेगा। सड़क, बिजली, पानी की समस्या होगी तो जनप्रतिनिधि को लोग खोजेगा। इसलिए मैं सवाल करता हूँ उनसे। जी। उनसे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के हिसाब से मैं उनसे सवाल करता हूँ, और सवाल पूछना भी जायज है, क्योंकि जो क्षेत्र में कमी है उनको पूरा करना भी उनकी जिम्मेवारी बनती। जाहिर है, एक अच्छे जनप्रतिनिधि का जिम्मेवार है, जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में जनता को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्रखर रूप से वो खड़ा रहे। बिल्कुल, ये तो जगजाहिर है कि अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे द्वारा चुन के गए, तो जो भी समस्या होगी, चाहे जो भी इस क्षेत्र की बातें होंगी, तो आखिर मैं किससे पूछने जाऊंगा? उन्हीं से पूछूंगा जो हमारे जनप्रतिनिधि है। तो इस वजह से आप उनसे प्रश्न पूछते हैं, और जहां पर समस्या होगी वहां तो पूछना जायज है, आम आदमी का भी जायज है। तो उनको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं कि नहीं? बहुत अच्छी खुशी होगी कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री बन जाए और ज्यादा क्षेत्र का विकास हो, जनता खुश रहे, खुशहाल रहे। हम ये भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारा शुभकामना है जी। लेकिन उस समय भी मैं सवाल पूछूंगा, गलत होंगे तो।
सवाल पूछने में क्या गुरेज है? गलत होंगे तो उस समय भी सवाल रहेगा मेरा, बिल्कुल। क्योंकि आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस कारण से लोग अपने प्रतिनिधि को चुनता है कि अच्छे प्रतिनिधि मेरे हैं, मेरे लिए काम करेंगे, हमको चलने में सहूलियत होगा, रोड अच्छा मिलेगा, नाला अच्छा मिलेगा, बिजली अच्छा मिलेगी। यही तो जरूरत है आदमी की, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपने फार्मेसी में भी एक संगठन है, उसका काउंसिल का आप निर्वाचित सदस्य हैं। हाँ, आखिर वो चुनाव कैसा रहा और आप सरकार से ऐसी क्या मांग करते हैं, जो कमी है उसके बारे में चाहते हैं कि वो मांग जल्द में हम लोग की पूरी हो? सबसे पहले जब हम फार्मेसी का पढ़ाई किए उस समय मैंने देखा कि बच्चे लोग को, जो स्टूडेंट होते थे, उनको रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत सारी समस्या होती थी। जी। पैसा मांगा जाता था, दोहराया जाता था। तो मैंने एक विचार किया कि इन सबों को दूर कैसे किया जाएगा। पूरा मैंने पता किया तो पता चला कि चुनाव बहुत दिन से नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसके प्रति न काउंसिल गंभीर थी, न सरकार गंभीर था, किसी का ध्यान नहीं था इस पे। तो हम लोगों ने एक PIL दायर किया, जनहित याचिका, माननीय उच्च न्यायालय में। उसके बाद फरवरी 2022 से काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल के सभी कामों पर रोक लग गया और हाई कोर्ट के निर्देश पर 6 महीना के अंदर चुनाव कराना बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के देखरेख में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव कराया गया, लगभग 17 सालों के बाद, जबकि चुनाव 5 साल को होना चाहिए। हम लोगों ने चुनाव कराया तो एक युवा टीम लेके हम लोग पूरे बिहार से 6 सदस्य चुने जाते हैं। अच्छा। 6 सदस्य के लिए हम लोग ने एक कमिटी गठित कर, हम लोग का अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरजेश राज हुआ करते थे, हम लोग ने 6 सीट पर चुनाव लड़ा। अच्छा। जिसमें पूरे बिहार के फार्मासिस्टों ने एक तरफा होकर हम लोग को वोटिंग किया और हमारे 5 सदस्य हम लोग जीत के आए। अच्छा, ये मतलब जो फार्मासिस्ट है वही इसमें वोटिंग करते हैं? पूरे बिहार के फार्मासिस्ट। अच्छा, और इसका चुनाव कहाँ होता है? चुनाव मतलब वोटिंग कहाँ होता है? वोटिंग हुआ था गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट है पटना में, अगमकुआं में। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज है फार्मेसी का, वहीं चुनाव काउंटिंग वगैरह वहीं हुआ था। 17 साल बाद हम लोगों ने चुनाव कराया। अच्छा। लंबे संघर्ष के बाद चुनाव होने के बाद लगभग 2 साल तक सरकार की निष्क्रियता के वजह से काउंसिल का गठन नहीं हो पाया, क्योंकि 5 सदस्य जो होते हैं वो सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। 6 हम लोग जीत के गए, 5 सदस्य सरकार नामित करते हैं और उसके बाद 4 मेंबर होते हैं, अधिकारी होते हैं बिहार सरकार के। पूरा 15 सदस्य का कमेटी होता है। तो 2 साल के बाद नामित सदस्य को चुनने के बाद हम लोगों ने फिर अध्यक्ष पद पर डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हैं, उनको बनाया गया। और काम बहुत सारा पेंडिंग था, लगभग 10,000 बच्चे इधर से उधर घूम रहे थे, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन का कुछ होगा नहीं, ना कोई जॉब होगा, ना प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, अपना यहाँ तक कि दवा दुकान भी नहीं खोल सकते हैं। तो हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया और अंततः 2024 में काउंसिल का गठन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने अभी तक जो है 2024 से अभी तक लगभग सारा पेंडिंग रजिस्ट्रेशन को खत्म कर लिया है। तो यानी इसका महत्वपूर्ण कार्य जो है वो कई सालों से पेंडिंग था, जिसको आप लोगों ने प्रयास करके फिर से शुरू करवाया। बिल्कुल। और कोई सरकार से कोई डिमांड आपके काउंसिल की तरफ से? सरकार से डिमांड ये, हम लोगों का खुद का काउंसिल है, इसमें सरकार की तरफ से कुछ डिमांड नहीं है। हम लोग
अभी भवन जर्जर हो चुका है, जी, तो हम लोग प्रयास में हैं। कि अपने स्तर से ही इस भवन का निर्माण पहले करें। जाते थे हम लोग काउंसिल में, तो बैठने का जगह नहीं होता था। हम्म, जब से काउंसिल का गठन हुआ 2024 के बाद, तो अभी देखिएगा कि जो भी फार्मासिस्ट आए हैं, अब फार्मासिस्ट का ही काउंसिल है, तो उनको इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा। तो जी, उनका सम्मान पहले होना चाहिए, हम्म, क्योंकि वहीं से एक फार्मासिस्ट का अध्याय चालू होता है कि पढ़ाई लिखाई के बाद अपने लिए, परिवार के लिए कुछ कमा कर कुछ कर सके। हम्म, इसलिए उनका भी सम्मान मेरे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस कारण से हम लोगों ने चुनाव लड़ा हम्म, और आज मेहनत के बल पर। बहुत अच्छी बात। और अगर युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या फार्मासिस्ट बनने के क्षेत्र में, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहिएगा? अभी बहुत सारी कमी है बिहार सरकार के भी रूल रेगुलेशन में, जिस कारण समस्या हो रही है। सरकारी अस्पतालों में भी फार्मासिस्ट की बहुत कमी है, दवा वितरण में दिक्कत होती है। इस सब कमी को पूरा कर दिया जाए तो आज के डेट में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। तो रोजगार की मांग करते हैं सरकार से हम, हम्म, कि जो भी हमारे फार्मासिस्ट बंधु है हम्म, उनको उचित रोजगार दिया जाए हम्म, और बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कर हम्म, सभी फार्मासिस्टों को हम्म, उचित रोजगार देकर आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल। और आप यहाँ आए, कई विषयों पर हम लोगों ने बात की है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कैसे चिकित्सा के क्षेत्र को बेहतर बनाया जा सकता है, कितना हम कर रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जो जन सेवा, हाँ, पेशा नहीं है, हाँ, ये एक समाज सेवा है, और उसको अपने प्रभाव से सेवा के रूप में, समाज सेवा नहीं, पेशा नहीं मानिए इसको, सेवा मानिए। सेवा मानिए। आम आदमी का सेवा कीजिए, वाह। इसी में आपको संतुष्ट रहिएगा। रहिएगा। तो संतुष्टि आप उसी से सेवा मिलती है। भावना से कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में आप, संतुष्ट रहिएगा। हाँ, आप इसके बारे में बताएं। फिर आपने बताया कि कैसे हम लोग कार्य करते हैं। आप इतने सारे चीजों को बताया, जाहिर है आपको देखकर कई लोग प्रेरित हो रहे होंगे और इस फील्ड में आना चाहते होंगे। और मेरे दर्शक जो भी देख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद कहूँगा कि आप तक हम लोगों ने एक अच्छा कॉन्वर्सेशन, एक ऐसा पॉडकास्ट जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से है, जो आप लाभान्वित हो रहे होंगे। और आप यहाँ आए नवगुरु टॉक शो में, आपको कैसा लगा? संखा स्टूडियो में बैठे हैं, नवगुरु टॉक शो है, कैसा अनुभव इस रहा? तरह का शो जो है होना चाहिए, क्योंकि आगे लोगों में जागृति है। हर विभाग से, शिक्षा विभाग से हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, राजनीति से हो, सब चीज से हो, जिससे लोग प्रेरित हो सके। जी। और मैं भविष्य में कामना करता हूँ कि इन सब से प्रेरणा लेकर के एक अच्छे सेवक के रूप में सेवा का काम दीजिए। उससे आपको अपना आत्मसंतुष्टि मिलेगा। और बहुत अच्छा शो रहा, और इस तरह के हर क्षेत्र के लोग आपके यहाँ आते ही रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोग देखते हैं आपका। जी, हम लोग का बहुत मकसद है कि खुलकर बातें हो। हाँ, किसी भी विषय पर अगर चर्चा हो तो हर बातों पर चर्चा हो, और इससे लोगों को ज्ञान भी मिलता है। जी, कुछ आगे करने का प्रेरणा मिलता है कि हम भी उसी तरह करें जो समाज में नाम हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा शो रहता है। जी। और अभी आप संखा स्टूडियो में बैठे हैं, ये जरुआ रोड स्थित मणिक कॉम्प्लेक्स के सामने में है, और एक ऐसा स्टूडियो जो कि काफ़ी आधुनिक है और हर मतलब आयोजन को ये कैप्चर करती है, एक मेमोरी बनाती है। आपको ये संखा स्टूडियो कैसा लगा, इसके बारे में कुछ? बहुत अच्छा है संखा स्टूडियो। आज तो पहली बार हम आए हैं। जी। देखते थे आपका पॉडकास्ट हम जी। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, लेकिन आज पहली बार आए हैं। बहुत ही सुसज्जित, व्यवस्थित तरीके से। आप लोग का कार्य सराहनीय पूर्ण है।
और इसकी मैं सराहना करता हूँ। जो भी हमारे नवयुवक हैं उनको प्रेरणा मिले आप लोगों के माध्यम से, बिल्कुल, जिससे वे प्रेरित होकर आगे का काम करें। आगे का काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, नवगुरु टॉक शो कार्यक्रम का हिस्सा बने और आपने बहुत ऐसी बातें हैं जो कि स्पष्ट रूप से रखा, जो लोग जानना चाहते हैं, चाहे इस विषय में जानकारी रखना चाहते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। और मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप भी इस कार्यक्रम, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लाभान्वित होंगे और आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।